तो अब हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हमारी डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, तो इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी तो हमारा कैसे बनेगा, हमारा बेटा लो स्पिन स्टेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा है, तो ये जो एनर्जी ज्यादा है वो वाला काम नहीं हो पाएगा, जो एनर्जी कम है वो काम हो जाएगा। तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो किसी एक से हम जज करके चलेंगे। तो अगर हमारा डेल्टा ओ कम होगा पेयरिंग एनर्जी से, तब हमारी हाई स्पिन स्टेट बनेगी। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने सीएफएससी को डिटेल में देखा सारा कि सीएफएससी क्या होती है। डेल्टा ओ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डीक्यू की टर्म में भी हम निकाल सकते हैं, कैसे हम उसको निकालते हैं और कैसे हम जज करते हैं कि कौन सा लो स्पिन स्टेट बनेगा, कौन सा हाई स्पिन स्टेट बनेगा। तो हम कुछ और, ये हमने एक पहली प्रॉपर्टी देखी अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफएससी। ठीक है, कि सीएफएससी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे हम जज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, देखो मैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू सीएफटी की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, देखो बेटा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई थी। देखो अब अगर हमें ये ना पता होता कि लिगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं और पेयरिंग करा देते हैं, वैसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी देखो लिख कर कि स्ट्रॉन्ग है और पेयरिंग करा देता था, पर उसने हमें ये नहीं बताया था कि लिगेंड को हम कैसे कहें कि स्ट्रॉन्ग है और कैसे कहें कि वीक है। वो तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आने के बाद बताता था कि अब हो रही है पेयरिंग तो अब स्ट्रॉन्ग मान लो, अब नहीं हो रही तो अब मत मानो। बट इसने हमें पहले ही एक लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर दिया था, हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही जज कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी, और जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच किया गया तो ज्यादातर हमारी प्रॉपर्टी सेम आई थी, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू सीएफटी जज किया था। ठीक है बेटा, तो इसने हमें डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का रीजन दिया कि भाई मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, भाई मैं तो मैग्नेटिज्म एक्सपेक्ट करूंगी अकॉर्डिंग टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई हम ध्यान करो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो n की वैल्यू वहां पर मैं 5 रखकर निकालूंगी, बट 5 के अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक बिहेवियर आता ही नहीं था अगर मैंगनीज अपनी लो स्पिन स्टेट बना लेता था। अब जब लो स्पिन स्टेट बनाएगा तो बस एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हम पहले सोचते थे कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको हाईली पैरामैग्नेटिक या इसको फेरोमैग्नेटिक निकल कर आना चाहिए, बट देखते थे तो इसका बहुत लीस्ट मैग्नेटिज्म निकल कर आता था, तो उसका रीजन कहीं क्लियर नहीं था। तो वो क्लियर रीजन हमें सीएफटी ने दिया कि भाई क्योंकि वो लो स्पिन स्टेट में आ जाता है, तो बेशक है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट वो पेयर होकर T2G में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही छोड़ रहे हैं। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जब हम मैग्नेटिज्म निकालेंगे तो लो आएगा। तो जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटली भी निकाला तो वो कैसे आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही आया। तो उसने हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो डिटेल्स थी उसको हमें इसने वेल एक्सप्लेन करके बताया ऑन द बेसिस ऑफ लो स्पिन स्टेट एंड हाई स्पिन स्टेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। ठीक है बेटा, तो ये इसने मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, और सबसे अच्छी इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, जो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो कलर की प्रॉपर्टी को इसने वेल एक्सप्लेन किया कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ये वाली चीज किसी थ्योरी ने पहले एक्सप्लेन नहीं की थी कि कॉम्प्लेक्सेस क्यों कलर्ड होते हैं, तो वो इसने अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बताया। इसने कहा कि देखो बेटा ये T2G सेट है नीचे वाला, और ऊपर वाला सेट हमारा क्या है, Pg है। तो कोई इलेक्ट्रॉन हमारा जैसे जो T2G वाले में है, मान लो जैसे ये हमारा एक D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसने कहा कि T2G और Eg सेट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, जो डेल्टा O होती है, जो CFSE होती है, वो जो CFSE की वैल्यूज हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी अगर हम देखें तो वो सब विजिबल रेडिएशंस की रेंज में ही लाई करती है। जो विजिबल रेडिएशंस की अगर हम एनर्जी निकालें उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो जो विजिबल रीजन की रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है और जो CFSE की रिक्वायरमेंट है सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वो उनकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे है तो उसके ऊपर जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ेगी तो जितनी उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, मान लो कि भाई ये हमारा विबग्योर है, ठीक है, और मान लो जो ब्लू रेडिएशन है इसकी जो एनर्जी है उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में है। ठीक है बेटा, तो वो जैसे व्हाइट लाइट पड़ेगी वो ब्लू कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और उसमें से ब्लू कलर चला जाएगा तो इन बाकियों का मिलकर जो रंग बनेगा वो कलर हमें उस कॉम्प्लेक्स का नजर आएगा, क्योंकि जो कलर ले लिया वो तो उसने इस्तेमाल कर लिया ऊपर जाने में, बाकी बचे हुए जितने भी कलर्स हैं वो मिलकर जो रंग देंगे वो हमें उस कॉम्प्लेक्स का
नजर आएगा। तो इस तरीके से उसने कलर्ड प्रॉपर्टीज को भी वेल एक्सप्लेन किया कि जब T2G से इलेक्ट्रॉन हमारा Eg में जाता है तो कुछ विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी बचे हुए जो रेडिएशंस का कलर होता है ना, दैट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कि एक तो एब्जॉर्ब हुआ, एक क्या हुआ? इमिट हुआ, ठीक है, एक ट्रांसमिट हुआ। तो जो ट्रांसमिटेड कलर है दैट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। तो उसने कलर्ड प्रॉपर्टीज को भी हमें वेल एक्सप्लेन करके बताया। तो ये CFT की अपनी अचीवमेंट्स थी कि उसने मैग्नेटिक बिहेवियर की भी हमें डिटेल दी, उसने हमें CFSE को अच्छे से समझाया और उसने हमें कलर प्रॉपर्टीज को भी समझाया। तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेटा अभी देखा है, किसको? CFT को, कि किस तरीके से हमारे 5 इलेक्ट्रॉन जो 5 ऑर्बिटल हैं वो 2 सेट्स में स्प्लिट अप होते हैं। नीचे वाले में वो वाले d ऑर्बिटल्स आ रहे थे, ध्यान करो बेटा, कौन से वाले d ऑर्बिटल्स आ रहे थे? जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस थे कि ऑन द एक्सिस थे? बिटवीन द एक्सिस थे, जैसे कि dxy, dyz और dxz। वो 3 d ऑर्बिटल तो उनकी एनर्जी तो कम हो गई थी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा कब बनता है बेटा? जब हमारे 6 लिगेंड्स आते हैं ऑन द एक्सिस, ठीक है। कल ये वाली चीज समझाई थी ना बेटा, कि ये हमारे एक्सिस हैं, हर एक्सिस के जब दोनों एंड्स पर हमारे 6 लिगेंड्स आ जाते हैं तो इस तरीके से हमारा देखो क्या बन रहा था बेटा, हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है ना बेटा। तो जिन जिन d ऑर्बिटल्स की लोब्स ऑन द एक्सिस हैं, अब लोब भी ऑन द एक्सिस और लिगेंड भी ऑन द एक्सिस आ गया, तो उन वाले d ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो बढ़ गई थी, क्योंकि लिगेंड के पास आने से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फील करता था। तो जिन d ऑर्बिटल्स की लोब्स ऑन द एक्सिस थे, कौन कौन सा? dx² - y² और dz², उनकी एनर्जी तो बढ़ गई थी। और जिन d ऑर्बिटल्स की लोब्स बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी कम हो गई थी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। द d orbitals having lobes between the axes have lower energy and the d orbitals having lobes on the axis are of higher energy, ठीक है। अब हम इस केस को देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेयर प्लेनर पर आते हैं। तो पहले देखो बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ d ऑर्बिटल्स का, जब लिगेंड्स उसके पास आए और टेट्राहेड्रल शेप में जब वो अरेंज हुए, ठीक है। देखो बेटा टेट्राहेड्रल में हम उसको समझेंगे। देखो तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है, देखो ये मेटल और ये इसके, देखो मैं फिर से 3 एक्सेस बनाऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा बीच में से निकाल देते हैं। देखो ये हमारा मेटल और ये मैंने उसके तीनों एक्सिस बनाए। तो एक हमारा x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक हमारा z एक्सिस, ठीक है बेटा। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा जब बनता है, देखो बेटा जब 4 लिगेंड्स इस तरीके से आते हैं, तो तुम ध्यान से देखो तो ये लिगेंड हमारे अब कैसे आ रहे हैं। देखो अगर मैं अब इनको आपस में अरेंज करूंगी तो ये बन गए टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड्स कहाँ पर आए, ध्यान से देखो तो बिटवीन द एक्सिस आ गए। अब पहले लिगेंड्स कहाँ थे? ऑन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल शेप में ऑन द एक्सिस थे, तो ऑन द एक्सिस वाले d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई थी, बिटवीन द एक्सिस वालों की कम हो गई थी। अब क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, है ना, कि अब क्योंकि लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आ गए, तो अब जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, और जिनके लोब्स हमारे ऑन द एक्सिस हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो 5 d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो वो किस तरीके से होती है बेटा? यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो ऊपर तो हमारे पहुंच जाएंगे 3 d ऑर्बिटल, कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, और नीचे हमारे आ जाएंगे वो 2 d ऑर्बिटल जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में? ये हमारा T2G सेट था वहां पर, यहाँ पर हम इसको कहेंगे T2 सेट। जो G टर्म है ना, जो G है बेटा, वो पर्टिकुलर हम लगाते हैं हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। G का एक फुल फॉर्म होती है, G को गेरेडे कहते हैं। गेरेडे टर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं ना, वहां इसकी हमें डिटेल मिलती है कि वाई वी यूज G फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो ऊपर वाला सेट है उसको T2 सेट कहेंगे और जो नीचे वाला सेट है उसको हम E सेट कहेंगे। समझ में आ रही बेटा बात?
अब इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से। वहां पर हमने डेल्टा ओ से करा था क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर हम करेंगे डेल्टा टी से। अब देखो जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो हमारे लिगेंड्स है बिल्कुल ऑन द एक्सिस आते हैं, लोब्स भी बिल्कुल ऑन द एक्सिस होती हैं, तो रिपल्शन एकदम हाई होती है। इसलिए सीएफएससी की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ज्यादातर ज्यादा रहती है और ज्यादातर वहां लो स्पिन स्टेट्स बनती है। बट अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो ध्यान से देखोगे तो जो हमारे लिगेंड्स हैं वो बिल्कुल बिटवीन द एक्सिस नहीं आए, हल्के से बिटवीन द एक्सिस से थोड़े से इधर या उधर रहते हैं, तो लोब्स पर बिल्कुल बिटवीन द एक्सिस हैं। तो यहाँ पर लिगेंड्स जब एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आएगा तो यहाँ वो इतनी रिपल्शन नहीं देता जितना वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दे रहा होता है, क्योंकि पोजीशन एकदम एग्जैक्ट दोनों की सेम जगह होती है। यहाँ पर हल्की सी क्या है, इधर उधर हो रही है। यहाँ जो लिगेंड्स हैं बिल्कुल बिटवीन द एक्सिस नहीं है, बट लोब्स आर एग्जैक्टली बिटवीन द एक्सिस। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो हमारी डेल्टा टी होती है ना बेटा, वो हमारी 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होती है। अगर ये 4.5 हो जाए तो ये आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी होती है बेटा, 4/9 डेल्टा ओ। मतलब अगर सेम मेटल आयन है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सेम लिगेंड्स हैं, अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अरेंज है तो सीएफएससी की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, और अगर वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज है तो उसकी सीएफएससी की वैल्यू थोड़ी कम होगी, थोड़ी क्या, लगभग आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4/9 इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ हाफ। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो इसलिए डेल्टा टी में हमें हाई स्पिन स्टेट्स भी आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि वहां पर सीएफएससी की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी डेल्टा ओ में होती है। क्लियर बेटा, आगे सबको ये बात क्लियर हो गई? तो दिस इज अबाउट द सीएफटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखेंगे अपना लास्ट सीएफटी को देखेंगे, जो स्प्लिटिंग हुई डी ऑर्बिटल्स की, वो देखेंगे एक स्क्वायर प्लेनर शेप में। तो एक स्क्वायर प्लेनर शेप देखो बेटा कब बनती है। ठीक है, तो इस स्प्लिटिंग पैटर्न पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए कल मैंने कहा था तुम्हें असाइनमेंट की कॉपी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कर लेना, आज तुम टेट्राहेड्रल की कर लेना, स्क्वायर प्लेनर की करना, और सीएफएससी निकालना D1 से लेकर D10 तक सारे कॉन्फ़िगरेशंस की, जिनमें लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट बनते हैं उनकी लो की भी निकालना और हाई की भी निकालना। ठीक है बेटा, और सीएफएससी की डेफिनेशन को भी अच्छे से याद रखो, छोटी सी है बट वो एक मेन चीज है अगर हम सारे सीएफटी में देखें। तो अब हम एक स्क्वायर प्लेनर शेप को कंसिडर करेंगे बेटा। स्क्वायर प्लेनर शेप हमारी कैसे बनती है, देखो स्क्वायर प्लेनर शेप को ध्यान से देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल शेप का ही एक छोटा रूप है। देखो ऑक्टाहेड्रल शेप हमारी कैसे बन रही थी, देखो ये मेटल, ये हमारे तीनों एक्सिस, ठीक है बेटा, तो ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई है और ये हमारा है जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, तो अब तुम देखो कि जब चार हमारे लिगेंड्स आएंगे स्क्वायर प्लेनर शेप बनेगी। ध्यान करो तो ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर भी तो एक स्क्वायर प्लेन ही होता है, और एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। अब तुम ऊपर और नीचे वाले हटा दो तो स्क्वायर प्लेनर शेप ही तो रह गई हमारी। तो ये मैंने चार लिगेंड्स बस ऐसे लगा दिए तो ये बन गई हमारी स्क्वायर प्लेनर शेप। तो अब ध्यान से देखो कि एक्स और वाई एक्सिस के दोनों एंड्स पर अब हमारे चार लिगेंड्स आ गए हैं। अब जेड एक्सिस के ना तो एक्सिस पर लिगेंड है ना ही उसके आसपास लिगेंड है। तो अब सोच के देखो कि हमारे 5 डी ऑर्बिटल हैं, तो किन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और किन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी? सोच सकते हो जरा कि जिसमें भी जेड आ जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस के ऊपर तो लिगेंड ही नहीं है, ना ऊपर है ना बिटवीन द, मतलब जेड के आसपास भी नहीं है। तो जिन जिन डी ऑर्बिटल्स में जेड आ रहा है उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसमें एक्स और वाई है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पर फिर उनमें भी फर्दर क्या है कि ऑन द एक्सिस भी है, बिटवीन द एक्सिस भी है, तो उनका सेम एनर्जी तो नहीं रहेगी, फर्दर उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब यहाँ 4 सेट बनेंगे। ठीक है, तो वो 4 सेट हमारे किस तरीके से बनेंगे उसको हम समझेंगे। तो देखो बेटा, ये हमारे हैं 5 डी ऑर्बिटल्स। जब तक लिगेंड्स उनके पास नहीं आए थे, ऑल आर ऑफ सेम एनर्जी। एक क्या टर्म यूज करी थी कल हमने, डीजेनरेट। ठीक है, डीजेनरेट हमारे क्या होते हैं बेटा, डीजेनरेसी का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। तो ये डीजेनरेट 5 डी ऑर्बिटल्स थी। अब देखो मैं इनको बांटूंगी। देखो पहले मैंने 2 सेट बनाऊं, थोड़ा हम अपनी समझ के लिए, कि हमने जेड वालों को नीचे कर लिया। जेड वाले हमारे कौन से हैं बेटा, 2, एक है डी जेड स्क्वायर और एक है, सॉरी 3 हो जाएंगे ना हमारे बेटा,
एक डी एक्स जेड और एक डी वाई जेड। जेड वालों को अभी नीचे कर दिया हमने, और एक्स वाई वालों को हम कर देंगे ऊपर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। ठीक है, अब फर्दर हम इनको बांटेंगे, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा है जिसमें लोब्स ऑन द एक्सिस हैं। समझ रहे बेटा, इन दोनों की एनर्जी बराबर जाएगी, क्योंकि इन दोनों में एक एक एक्सिस ऐसा है जिसके ऊपर तो आ रहा है लोन पेयर, और एक एक एक्सिस ऐसा है जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बेटा बात? तो अब अगर मैं इन दोनों में जज करूं तो बता सकते हो कि डी जेड स्क्वायर की कम होनी चाहिए एनर्जी, के डी एक्स जेड और डी वाई जेड की कम होनी चाहिए? डी जेड स्क्वायर की। देखो हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि डी जेड स्क्वायर की शेप हमारी कैसी होती है, ध्यान से देखें तो, दोबारा देखें तो ये हमारे देखो जेड एक्सिस पर दो लोब्स होते हैं, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग होती है। तो हम एक जो पहला इंडिकेशन आता है ना, जब हमें भी, मुझे ध्यान है ये सीएफटी हमने अच्छे से हमने समझी थी एमएससी में, ठीक है, उससे पहले इसके बारे में ज्यादा आता पता नहीं था हमें। तो जब ये चीज हमें क्लिक हुई थी कि हमने एक चीज देखी बेटा कि डी जेड स्क्वायर में लोब्स हमारे ऑन द एक्सिस हैं, तो सब बच्चों ने सीधा सीधा यही जज किया था कि भाई डी जेड स्क्वायर की एनर्जी हमारी सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि उसके तो जेड एक्सिस के तो ना ऊपर कोई हमारे क्या है लिगेंड्स है, ना आसपास कोई लिगेंड्स है, और इसमें लोब्स ऑन द एक्सिस ही होते हैं, तो इसकी एनर्जी सबसे कम हो जानी चाहिए कि इसके तो आसपास दूर दूर तक लिगेंड है ही नहीं, तो ये सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इसमें आना चाहिए। बट इसकी एनर्जी बेटा डी एक्स जेड और डी वाई जेड से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हम यहाँ एक चीज भूल जाते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग भी है, और वो एक्स वाई प्लेन में ही है। जो एक्स वाई एक्सिस है ना, उस एक्सिस के प्लेन में वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग होती है। यहाँ पर एक्स और जो वाई है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लिगेंड नहीं है इसमें, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लिगेंड तो है, पर लोब्स यहाँ पर ऑन द एक्सिस थोड़ा है। यहाँ पर जो लोब्स हैं वो तो बिटवीन द एक्सिस है, तो लिगेंड और जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से यहाँ पर दूरी बना के रखेगा। पर डी जेड स्क्वायर में जब वो इस लोब में घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वो घूमता घूमता इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिंग में आएगा तब वो लिगेंड के पास आ जाएगा और तब वो रिपल्शन फील करेगा। समझ में आ रही बेटा बात? बिकॉज देर इज अ एक्स वाई प्लेन, ठीक है, सॉरी, बिकॉज देर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा फ्रॉम द लिगेंड्स एज कंपेयर टू रिपल्शन फेल्ट इन एक्स जेड एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल्स। जहां पर जो लोब्स हैं वो कैसे हैं, बिटवीन द एक्सिस है, लिगेंड के ऊपर लोब नहीं है कहीं भी, तो लिगेंड से कहीं भी टकराएगा नहीं इलेक्ट्रॉन अगर वो डी एक्स जेड, भाई जेड पर, जब जेड पे तो है ही नहीं ना, आसपास है ना दूर दूर है, और एक्स वाई में भी क्या है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड दोनों में लोब कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस है, पर लिगेंड कहाँ है, ऑन द एक्सिस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग कहाँ है, ऑन द एक्स वाई प्लेन है। समझ में आ रही बेटा बात? एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारी रिपल्शन फील कर जाएगा। तो जब फर्दर इनमें स्प्लिटिंग होगी तो बेटा दो हमारे किस तरीके से बटेंगे, नीचे आएंगे हमारे बेटा डी एक्स जेड और डी वाई जेड, और जो हमारा ऊपर जाएगा वो कौन सा जाएगा हमारा बेटा, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसमें बांटे तो इसमें तो क्लियर बता सकते हो, इसमें किस डी ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। अच्छा सॉरी एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर हमारे देखो यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें किसकी एनर्जी कम हो जाएगी और किसकी बढ़ जाएगी। देखो भाई इसमें लोब से बिटवीन द एक्सिस है और इसमें लोब्स ऑन द एक्सिस है, लिगेंड भी ऑन द एक्सिस आ रही है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, क्योंकि इसमें लोब्स ऑन द एक्सिस होते हैं। यहीं पर ही क्या है हमारा, इसी एक्सिस पर ही क्या है लोब, इस एक्सिस पर ही क्या है लोब, यही हमारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन लिगेंड, तो जब इस लोब में इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वो रिपल्शन फील करेगा। पर डी एक्स वाई में जो लोब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो लिगेंड उनसे थोड़ा दूरी बना के रखेगा। तो अगर फर्दर अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हमारे कौन से बनेंगे, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और उससे कम एनर्जी होगी हमारी डी एक्स वाई की। तो ये ऑर्डर बनता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सीएफएसए का। तो सबसे कम एनर्जी होती है बेटा डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स की,
फिर होती है डी जेड स्क्वायर की, फिर होती है डी एक्स वाई की, फिर होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। वैसे कभी एग्जाम में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर का नहीं आया है, ऑक्टाहेड्रल का ही आया है। पर जब हमने इसको डिटेल में किया था बीएससी में तो मुझे ध्यान नहीं है कैसे किया था हमने, बट एमएससी का मुझे जरूर अच्छे से ध्यान है। तो वहां पर ये क्वेश्चंस बहुत अराइज होते थे कि वाई डी जेड स्क्वायर इज ऑफ हायर एनर्जी एज कंपेयर टू डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। क्यों? ड्यू टू ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है बेटा, और ये हमारा सबसे हायर एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल कौन सा होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, और सबसे लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स कौन से होंगे एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब एक छोटा सा एक टॉपिक है उसको और देख लो फटाफट से। देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक है, तुम खुद भी बता सकते हो, हमने पूरी सीएफटी कर ली है कि देखो बेटा इधर, तो पूरी सीएफटी जब हमने की है तो उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, खुद भी इस चीज को जज भी कर सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स डेल्टा को इफेक्ट करते हैं। डेल्टा मतलब सीएफएससी। ठीक है, तो डेल्टा ओ हम कह देंगे जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा टी कह देंगे जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और खाली डेल्टा कह देंगे जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, तो देखो जितनी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी उसकी पॉजिटिव फील्ड स्ट्रांग होगी, जितनी पॉजिटिव फील्ड उसकी स्ट्रांग होगी उतने लिगेंड अंदर तक आ जाएंगे, जितने लिगेंड अंदर तक आ जाएंगे उतनी वो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन भी ज्यादा देंगे। जब रिपल्शन ज्यादा देंगे तो फिर हमारा क्या है, जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की वो बढ़ जाएगी कि भाई उनके बीच में एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा बन जाएगा जितना लिगेंड अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा वो रिपल्शन देगा पहले से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, हायर विल बी इट्स डेल्टा वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम 3D से 4D से 5D सीरीज पर चलें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है बेटा, तो जैसे हम नीचे नीचे आएंगे वैसे ही सीएफएससी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है बेटा, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं ना तो यहाँ इनर 4f ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, तो उनके बहुत ज्यादा वीक स्क्रीनिंग पावर के कारण जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो हमारा 5D एलिमेंट्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है, या मैं कहूँ चार्ज वाइज साइज रेशो बढ़ती चली जा रही है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है बेटा, ऐसी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कम होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल की लगभग हाफ होती है एज दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, और अलग अलग लिगेंड्स अलग अलग टाइप से स्प्लिटिंग करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रेंथ एंड विच वी कैन जज विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू। ठीक है बेटा, और सीएफटी के अगर मैं ड्रॉबैक्स देखूं तो देखो बेटा उसके सिर्फ 2 ही ड्रॉबैक्स थे कि भाई एक तो उसने जब लिगेंड को पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज माना तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड थे उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है उनको उल्टा वीक होना चाहिए था। बट अगर तुम सीरीज में देखो तो न्यूट्रल वाले ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और नेगेटिव आयन वाले हमारे वीक लिगेंड है, तो ये कंफ्यूजन था जो वो दूर नहीं कर पाया था। ठीक है बेटा, और मेटल लिगेंड बॉन्ड को उसने प्योरली आयनिक माना, कहीं भी उसने कोऑर्डिनेट कैरेक्टर को कंसिडर ही नहीं किया, तो उस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती थी। तो दिस इज ऑल्सो इट्स ड्रॉबैक। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है।